सच बोलना किसी भी दंड संहिता में अपराध नहीं है। हाँ, सच बोलना खतरनाक जरूर है, मगर सच बोलना अपराध नहीं। सच बोलना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जब मैं ये ऐसा सच बोलूंगा तो ब्राह्मणों को बहुत तकलीफ होगी, दर्द होगा, और कोई ब्राह्मण पिस्तौल लेकर मेरे को गोली मार सकता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि किसी ब्राह्मण ने मुझे गोली मारी तभी मेरा मुंह बंद हो सकता है, अन्यथा मेरा मुंह बंद करना संभव नहीं है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण, ब्रह्मा अगर आ गया ना ऊपर से, उसके भी बस की बात नहीं। हम लोगों को और एक बात पढ़ाई जाती है 1857 के आंदोलन के बारे में, कि 1857 का आंदोलन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन लोग थे इस आंदोलन के नेता? तो पहला नेता था तात्या साहब टोपे, जो कोकणस्थ ब्राह्मण था। यानी इसका मतलब है डीएनए के अनुसार एक कोकणस्थ ब्राह्मण विदेशी था। दूसरा जो नेता था इस आंदोलन का, उस आंदोलन का नेता बहादुर शाह जफर था। ये बहादुर शाह जफर कौन था? ये बहादुर शाह जफर हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब, ये जो मुगल खानदान के लोग थे और मुगल आक्रमणकारी लोग थे, और आक्रमण करके वो भारत में आए थे और यहाँ की प्रजा को मुगलों ने गुलाम बना कर रखा था। तो उसका आखिरी वंशज बहादुर शाह जफर मुगल था। मुगल और मुसलमानों में एक अंतर होता है, मुगल रेस है, वंश है, और मुसलमान उसको कहते हैं जिसका कुरान पर मुसल्लल ईमान होता है। ये जो मुगल थे जिसमें अकबर बादशाह का नाम आता है बड़ा, उन्होंने दीने इलाही नाम का एक नया धर्म चलाया था और अल्लोपनिषद नाम का नया ग्रंथ लिखा था। इसका मतलब यह है कि अकबर का कुरान पर मुसल्लल ईमान नहीं था। इसलिए इस दृष्टि से उसको मुसलमान नहीं माना जा सकता, मुगल माना जा सकता। तो मुसलमान कौन थे? तो मुसलमान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस से धर्म परिवर्तित लोग थे और यहाँ के मूल निवासी थे। इन लोगों को और कहा जा सकता है कि आज, क्योंकि जो 1200 केवल मुसलमान आए थे उसके 12,000 हो गए होंगे, 10 गुना, 12 लाख हो गए होंगे 100 गुना, 1 करोड़ 20 लाख हो गए होंगे 1000 गुना। अगर 1200 मुसलमानों की गिनती करो तो 1000 गुना हो गए होंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख हो गए होंगे। मगर आज तो 15% यानी 18 करोड़ मुसलमान भारत में हैं। कहां से आए? तो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास आज के तारीख में जिसको कहा जाता है, ये लोग मुसलमान हो गए। अगर और पुरानी इतिहास ढूंढा जाए, अगर हम लोग इनको थोड़ा सा और 400-500 साल, 1000 साल अगर पीछे जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो मुसलमान होने वाले जो लोग थे ये कोई और नहीं, ये ब्राह्मण धर्म के जो विरोधी बुद्धिस्ट लोग थे, ये मुसलमान। बुद्धिस्ट मुसलमान क्यों हुए? क्योंकि इस्लाम भी मसावात को मानता है और बुद्धिस्ट, मसावात का मतलब है समानता, और बुद्धिस्ट भी समानता को मानते हैं। इसलिए बुद्धिस्ट लोग मुसलमान हो गए होंगे और इनको मुगलों के राज में प्रोटेक्शन मिला होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। साथियों,
अफगानिस्तान सारा का सारा बुद्धिस्ट था, सारा मुसलमान है। सारा का सारा पाकिस्तान बुद्धिस्ट था। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, दुनिया की सबसे पहले नंबर की यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम था तक्षशिला। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी आज भी पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान के लोग बुद्धिस्ट नहीं थे तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी क्या मुसलमानों ने बनाई? तो बुद्धिस्ट लोगों ने बनाई। इससे भी सिद्ध होता है कि पाकिस्तान के लोग बुद्धिस्ट थे और बुद्धिस्ट लोग धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो गए। अगर थोड़ा पीछे इतिहास जाकर देखो साथियों, ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, इससे सिद्ध होता है कि मुसलमान मुगलों की प्रजा थे, मुगल राजा थे, और बाकी जो धर्म परिवर्तित लोग हैं ये मुगलों की प्रजा थे। इस इतिहास को सही तरीके से हम लोगों को जानने की और समझने की आवश्यकता। यदि वो SC ST OBC के थे मुसलमान होने के पहले, अगर वो बुद्धिस्ट थे तो SC ST OBC के थे या बुद्धिस्ट थे, तो आज के तारीख में जो SC ST OBC और बुद्धिस्ट लोग हैं उनका इस्तेमाल ब्राह्मण लोग मुसलमानों के विरोध में करते हैं, उनका घर जलाने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण हमारे लोगों का मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए, अर्थात हमारे ही नस्लीय भाई का, जो हमारे रेशियल भाई है, उनका कत्लेआम करने के लिए हमारा इस्तेमाल करते। इसे सिद्ध होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, कांटे से कांटा निकालना। तो ब्राह्मणों के लिए यदि धर्म परिवर्तित SC ST OBC और बुद्धिस्ट यदि अगर काटा है तो आज के SC ST OBC और बुद्धिस्ट भी काटा है। इसलिए ब्राह्मण इनका कांटे से कांटा निकालना चाहते हैं और इसके लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिनका इस्तेमाल होता है उनकी समस्याओं का कभी न यहाँ समाधान होता है न वहां समाधान होता है, यदि ऊपर वाले की बात मानते हो। साथियों, ये बात मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हम लोगों का इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल से हम लोगों को बचने की, सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, ये जो मुगल थे, तात्या साहब टोपे, ए ब्राह्मण, कोकनस्थ ब्राह्मण विदेशी और बहादुर शाह जफर विदेशी, मुगल दोनों ने मिलकर गठबंधन बनाया और तीसरा जो अंग्रेज नाम का विदेशी था उसके विरोध में आंदोलन चलाया। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण विदेशी, बहादुर शाह जफर विदेशी दोनों ने गठबंधन बनाया और तीसरा जो विदेशी अंग्रेज है, अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन चलाया। इससे सिद्ध होता है कि ये सारी लड़ाई, सारा आंदोलन विदेशी लोगों के बीच में चल रहा है। अगर अंग्रेज हार गए होते तो मुगल और ब्राह्मण जो विदेशी है उनका राज होता। अगर मुगल और ब्राह्मण हार गए तो अंग्रेजों का राज हो गया होता। यानी दोनों स्थिति में विदेशियों का ही राज होता और मूल निवासी बहुजन दोनों स्थिति में भी गुलाम ही रहते। इसलिए इस आंदोलन को आजादी का आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता, मगर हमें ऐसा पढ़ाया जाता है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आंदोलन जन आंदोलन नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने इसको कुचल डाला। कुचलने के बाद 1860 को अंग्रेजों ने इस कंपनी राज समाप्त किया और अंग्रेजों ने डायरेक्ट टेकओवर किया और 1860 को ब्राह्मण पीनल कोड, मनुस्मृति का कानून रद्द किया और उसकी जगह अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड, इक्वलिटी बिफोर लॉ का कानून लागू कर दिया। हमारे लोगों को इतिहास सही तरीके से पता नहीं है, ना इतिहास सही तरीके से लिखा जाता है।
ब्राह्मणों द्वारा जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो झूठा इतिहास है। सही इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए और सही इतिहास पढ़ाने के लिए इस देश में आने वाले समय में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाए। साथियों, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 1860 को इंडियन पीनल कोड बनाया। पीनल कोड में ये व्यवस्था थी कि राज्य के विरोध में जो राजद्रोह करेगा उसको आजीवन या फांसी की सजा होगी। ऐसा प्रावधान करने से ब्राह्मण लोग डर गए और इतने डर गए कि 1860 से लेकर 1875 तक 15 साल तक ब्राह्मणों ने कोई सामूहिक कार्रवाई नहीं की, एकदम चुप रहे, चिड़ी चुप रहे। 1875 को गुजरात के टंकारा गांव का राजकोट जिले का दयानंद सरस्वती नाम का ब्राह्मण बॉम्बे आया और बॉम्बे आकर उसने आर्य समाज नाम का संगठन बनाया, हिंदू समाज नाम का नहीं, क्योंकि दयानंद सरस्वती ये मानते थे कि हिंदू मुगलों की, मुसलमानों की दी हुई गाली, वो ऐसा मानते थे और इसलिए हिंदू शब्द स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए वो उन्होंने संगठन बनाया आर्य समाज। तो ब्राह्मणों ने देखा अब ये दयानंद सरस्वती को जरूर अंग्रेज लोग पकड़ेंगे और इसको फांसी पर चढ़ाएंगे, क्योंकि वो डरे हुए। मगर अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। फिर भी ब्राह्मण डरे हुए थे। उन्होंने 10 साल तक राह देखा, 1885 तक राह देखा और जब दयानंद सरस्वती के साथ कोई व्यवहार ऐसा नहीं हुआ तो फिर ब्राह्मणों ने मिलकर राष्ट्रीय सभा, जिसको नेशनल कांग्रेस अंग्रेजी में कहा जाता था, उसको हिंदी में राष्ट्रीय सभा कहा जाता था, वो बनाए। ये बनाने वाले जो लोग थे, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये जो ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मणों ने नेशनल कांग्रेस बनाया। ये हमारे महाराष्ट्र में जो मराठा लोग, कुंभी लोग जो हैं, ये जो कांग्रेस के पिछलग्गू बने हुए हैं, उन लोगों को ये इतिहास पता नहीं है। ये इतिहास ज्योतिराव फुले को पता था, ये इतिहास छत्रपति शाहू महाराज को पता था। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने और रानडे ने शाहू महाराज को और ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में लाने की कोशिश की थी, मगर ज्योतिराव फुले ने भी इसमें शामिल होने से इनकार किया। शाहू महाराज ने भी कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया। ये बात महाराष्ट्र के कुंभी मराठा लोगों को इस बात का इतिहास पता नहीं है। ये इतिहास बताया जाना जरूरी। कांग्रेस कोई कुंभी मराठा लोगों ने स्थापित किया हुआ संगठन नहीं था। कुंभी मराठा लोगों ने स्थापित किया हुआ संगठन सत्यशोधक समाज था, ब्राह्मणेतर समाज था, ये संगठन था। शेतकरी कामकरी पार्टी था, मगर वो तो सारा समाप्त कर दिया गया। ये बात साथियों, हम लोगों को हमारा जो इतिहास है उसको सही तरीके से जानने की, समझने की जरूरत है। इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। साथियों, ये जो बात, ये जो इतिहास है, ये इतिहास हमारे लिए आज के तारीख में जानना, समझना, क्योंकि भविष्य में अगर हम लोगों को अपने सही निर्णय करने हैं तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी। ज्योतिराव फुले कांग्रेस के आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। क्या वो समझदार नहीं थे? आज के कुंभी मराठा बहुत ज्यादा समझदार है, ज्योतिराव फुले समझदार नहीं थे। शाहू महाराज कांग्रेस में शामिल नहीं थे, तो क्या शाहू महाराज समझदार नहीं थे? आज के कुंभी मराठा बहुत ज्यादा समझदार है। और बाबा साहब आंबेडकर कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, क्या बाबा साहब आंबेडकर को मानने वाले जो लोग हैं, जो लोग कांग्रेस के अभी पिछलग्गू बनना चाहते हैं, क्या उनको ये मालूम है कि बाबा साहब आंबेडकर जीवन भर कांग्रेस का विरोध करते हैं? साथियों, वो कभी कांग्रेस के इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? ये सिद्धांत समझना होगा। कांग्रेस के एक सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे कि अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम बनाया। ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों को सवाल पूछा,
जब अंग्रेज भारत में नहीं थे तब किसने बनाया? जब अंग्रेज भारत में थे ही नहीं तब किसने बनाया था? शाहू महाराज ने सवाल पूछा, जब अंग्रेज भारत में नहीं थे तब भारत के लोगों को किसने गुलाम बनाया? बाबा साहब आंबेडकर ने सवाल पूछा, जब भारत में अंग्रेज थे ही नहीं तब किसने बनाया? मुगल भारत में नहीं थे, मुसलमान भारत में नहीं थे तब किसने बनाया? ब्राह्मणों ने मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाया। इसलिए ज्योतिराव फुले, बाबा साहब आंबेडकर, शाहू महाराज ये मानते थे कि कांग्रेस के द्वारा जो सिद्धांत प्रचार में लाया जा रहा है कि केवल मात्र अंग्रेजों ने भारत के लोगों को गुलाम बनाया, ये झूठा सिद्धांत है। ये सिद्धांत हम नहीं मानते। इस वजह से ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज और बाबा साहब आंबेडकर इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि इस आंदोलन से ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग बन सकता है, ये खतरा वो जानते थे और इस वजह से उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने से इनकार किया। साथियों, ये वजह है उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट आंदोलन चलाया। इस वजह से हमको अधिकार मिले, इस वजह से संवैधानिक अधिकार मिले। यदि ज्योतिराव फुले, बाबा साहब आंबेडकर, शाहू महाराज अगर कांग्रेस में शामिल हो गए होते तो आप लोगों को आजाद भारत में 0 अधिकार मिलते। ये इतिहास हम लोगों को सही तरीके से जानने की जरूरत है। 1885 को जब ब्राह्मणों ने कांग्रेस का संगठन बनाया तो उस संगठन का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष सर ह्यूम नाम का एक अंग्रेज आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर को बनाया। और क्यों बनाया? क्योंकि ब्राह्मण अंग्रेजों के साथ डायलॉग करना चाहते थे, वार्ता करना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे। और चर्चा में अंग्रेजों को क्या बताना चाहते थे? अंग्रेजों को बताना चाहते थे तुम विदेशी हो। अंग्रेजों को ब्राह्मण बताना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे? तुम विदेशी हो, हम भी विदेशी। तुम विदेशी हो, हम भी विदेशी है। तुम राजा रहो, तुम शासक रहो, प्रशासन में ब्राह्मणों को हिस्सेदारी दो। तुम राजा रहो, तुम शासक रहो, प्रशासन में ब्राह्मणों को हिस्सेदारी दो। ऐसा कहकर बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य का आंदोलन चलाया था। और स्वराज्य के आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने यवतमाल, अकोला और भुसावल में भाषण दिया। इस भाषण में जो केसरी नाम का डेली पेपर बाल गंगाधर तिलक चलाते थे उसमें छपकर आया। उसमें उन्होंने ये लिखा, ये भाषण छापा गया। उस भाषण में वो कहते हैं कि स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। तो फिर स्वराज्य का क्या अर्थ है? तिलक ने बताया, स्वराज्य का यह अर्थ है कि हमारे प्राचीन काल में मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि राजा जब राज्य शकट अर्थात प्रशासन चलाता था तब उस समय के पढ़े लिखे ब्राह्मणों को लेकर राजा प्रशासन चलाता था। आज का राजा अंग्रेज है। अगर आज के राजा अंग्रेज आज के पढ़े लिखे ब्राह्मणों को प्रशासन में हिस्सेदारी देते हैं तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजों का राजा हमारा भी राजा होगा, अंग्रेजों का सम्राट हमारा भी सम्राट होगा। अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये भाषण बाल गंगाधर तिलक ने यवतमाल, अकोला और भुसावल में किया। ये उसके केसरी नाम के पेपर में छापा। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। साथियों, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने रखा है। और ये लोग दस्तावेज गायब करने में उस्ताद लोग हैं, मगर हमको अंग्रेजों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि अंग्रेजों ने वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बचा कर रखे इंग्लैंड में। मैं कम से कम 6-7 बार इंग्लैंड जाकर स्टडी करके
वहां सारे दस्तावेज अवेलेबल है। ये तो दस्तावेज गायब करने वाले लोग हैं। इसका भी हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण है कि इन्होंने दस्तावेज गायब किए। इसका हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण है। साथियों, इस तरह से ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कही। इससे सिद्ध होता है कि स्वराज्य का आंदोलन आजादी का आंदोलन नहीं था, बल्कि स्वराज्य के नाम पर ब्राह्मण अपना स्वराज्य यानी प्रशासन में ब्राह्मणों को हिस्सेदारी मांगने का आंदोलन था। ये समस्त प्रजाजनों के आजादी का आंदोलन नहीं था। कितने हमारे मास्टर लोग हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं बाल गंगाधर तिलक का नाम लेकर। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, ऐसा हमारे मास्टर लोग स्कूलों में तिलक का नाम लेकर पढ़ाते हैं, जैसे उसके बाप दादा के आजादी के लिए लड़ रहा था तिलक। पता ही नहीं उसको मास्टरों को। इस देश में झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है और मास्टर लोग भी झूठा पढ़ाते हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मास्टर भी झूठा पढ़ाते हैं। उनको पूछो क्यों पढ़ाते हो तो कहते हैं पगार मिलता है। पगार मिलता है झूठा पढ़ाने का, सैलरी मिलती है झूठा पढ़ाने का, दिमाग चौपट करने का। हमारे लोगों का दिमाग साला चौपट करवाया जाता है। साथियों, ये जो बात, ये जो उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये भी सिद्ध कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण लोग कांग्रेस का इतिहास पढ़ाते हैं और पढ़ाते वक्त बताते हैं कि ये आजादी का आंदोलन था। यदि आजादी का आंदोलन था तो कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में अंग्रेजों के गुलामी से आजादी का प्रस्ताव कागज में पारित क्यों नहीं किया? 44 साल तक आजादी का प्रस्ताव पारित नहीं किया। 1929 को 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। 1929 को लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया और इस रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने पास किया कि हम लोगों को आजादी चाहिए। इसका मतलब है 43 इयर्स तक ब्राह्मणों ने आजादी का प्रस्ताव ही पारित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो 43 इयर्स तक अंग्रेजों को यही समझाते रहे, तुम विदेशी हो, हम भी विदेशी हैं, तुम और हम मिलकर गठबंधन बनाते हैं और यहां के मूल निवासी प्रजा को गुलाम बनाने में हम आपका साथ सहयोग करते हैं। अगर आपका यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, 350 साल तक मुगलों ने भारत में राज किया। मुगलों ने भारत को गुलाम बनाकर रखा और मुगलों को भारत को गुलाम बनाए रखने में हम ब्राह्मणों में 350 साल तक मुगलों को मदद की, भारत को गुलाम बनाए रखने में मदद की। तुम अंग्रेजों की भी मदद करेंगे भारत और भारत की प्रजा को गुलाम बनाए रखने में, मगर इसके बदले में जिस तरह से मुगलों ने हमें राजपूतों और ब्राह्मणों को 40% हिस्सेदारी दी थी, उसी तरह से हम लोगों को भी हिस्सेदारी देनी होगी और इस हिस्सेदारी के बदले में भारत को गुलाम बनाने में हम आपका साथ सहयोग करेंगे। जब ये बात, ऐतिहासिक बात, हिस्टोरिकल बात मैं सारे देश भर में कहता हूं तो ब्राह्मण लोग मेरी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करते हैं और कहते हैं कि वामन मेश्राम को बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। जब मैं सच बोलता हूं तो ब्राह्मण लोग पुलिस स्टेशन में मेरी कंप्लेन करते हैं कि वामन मेश्राम को सभा करने के लिए और भाषण करने की अनुमति नहीं दी जाए। उसके बाप दादा का देश है क्या ब्राह्मणों के? इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान लिखा गया और संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार दिया। मैं कह सकता हूं मेरे बाप का ये दिया हुआ अधिकार है, ये कोई ब्राह्मण के बाप का दिया हुआ। और उस अधिकार के तहत ये मेरा संवैधानिक मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत मैं सच बोल रहा हूं। यदि मैं गलत बोल रहा हूं, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे विरोध में कोर्ट में केस दाखिल करना चाहिए था। 20 साल से बोल रहा हूं, किसी ब्राह्मण ने मेरे खिलाफ में कोर्ट में केस दाखिल नहीं किया।
मैं आज भी चुनौती देकर कहता हूं, जो मेरे खिलाफ में कोर्ट में केस दाखिल करे, जज के मुंह पर दस्तावेजी प्रमाण फेंक के मारूंगा। और यदि ये गलत बात वो मानते हैं तो टीवी पर कार्यक्रम रखो, एक साथ 10 ब्राह्मणों को रखो, मैं अकेला ही आता हूं। 10 ब्राह्मण 1 वामन बहुत हो गया, ज्यादा जरूरी नहीं है। दस्तावेजी एविडेंस को कैसे इनकार करेंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कैसे इनकार करेंगे? मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और ये एविडेंस भी किसके? ब्राह्मणों के खुद ही, उसके लिखे हुए, अपने बाप दादा का लिखा हुआ साला कैसे इनकार करेंगे? अगर अपने बाप दादा का लिखा हुआ इनकार करेंगे तो क्या वो अपने बाप दादा को अपना बाप दादा नहीं मानते? साथियों, ये इतिहास है, और ऐलानिया कहता हूं मैं सारे देश भर में, ओपनली कहता हूं। क्यों? सच बोलना किसी भी दंड संहिता में अपराध नहीं है। हां, सच बोलना खतरनाक जरूर है, मगर सच बोलना अपराध नहीं। सच बोलना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जब मैं ये ऐसा सच बोलूंगा तो ब्राह्मणों को बहुत तकलीफ होगी, दर्द होगा, और कोई ब्राह्मण पिस्तौल लेकर मेरे को गोली मार सकता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि किसी ब्राह्मण ने मुझे गोली मारी तभी मेरा मुंह बंद हो सकता है, अन्यथा मेरा मुंह बंद करना संभव नहीं है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण, ब्रह्मा अगर आ गया ना ऊपर से, उसके भी बस की बात नहीं।